नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आज हम चर्चा करेंगे बिहार के फर्स्ट फेज की पोलिंग की, यानी कि मतदान की। आज मतदान किन किन सीटों पर हुआ, वो कौन सी वीआईपी सीट थी और परसेंटेज क्या है उनका अभी जो अपडेटेड है, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं प्रभात पांडे। प्रभात पांडे आपके साथ पूरा एक एनालिसिस पेश करेंगे, बताएंगे कि पहले फेज़ के मतदान के बाद एक मोटा हिसाब क्या लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है प्रभात कि जो आज पहला चरण का मतदान हुआ, इसको बताइए कि मतदान कैसा रहा और इसके बाद हम वीआईपी सीटों की बात करेंगे। अंकुर, सबसे पहले तो आप वोटिंग परसेंटेज पे अगर आते हैं कि शाम में 5 बजे तक का जो आंकड़ा आया है उसके मुताबिक 60.25%, मतलब 60% वोटिंग हो चुकी है। हालांकि 5 बजे के बाद ये कहा जाता है कि कुछ लोग कतार में होते हैं, वो वोट डाल सकते हैं, तो ये आंकड़ा अभी बढ़ेगा। 2-2.5% ऊपर नीचे हो सकता है, ये आंकड़ा ऊपर ही होगा, नीचे तो नहीं होगा। और इसमें अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा बाजी मारी है बेगूसराय ने, जहां 67.32% वोटिंग शाम में 5 बजे तक हुई है। एक मोटा सबसे अंदाजा, मैं आपकी बात को रोक रहा हूँ, मोटा अंदाजा ये बताइए कि क्या मतदान पहले से ज़्यादा होगा या नहीं? नहीं अंकुर, ये अभी ही ज़्यादा हो गया है। लोग हाँ। बता रहे हैं, जो चुनाव आयोग की तरफ से डेटा दिया गया है कि 2005 के बाद फर्स्ट फेज की जिन 121 सीटों पे वोटिंग हुई है, 2005 के बाद अब तक का सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पोल हुआ है, सबसे ज़्यादा पोल परसेंटेज रहा है, जो 60.25% है। इससे ऊपर ही बढ़ रहा है ये। अभी एक करेक्शन 2-2.5-3% का करेक्शन होता है, जो अमूमन देखा जाता है कि रात को 9-10 बजे तक जब फाइनल आंकड़े आते हैं चुनाव आयोग की तरफ से, तब ये थोड़ा सा बढ़ेगा। मैं जो आपको बता रहा था कि बेगूसराय में 67.32% वोटिंग हुई है शाम 5 बजे तक। हाँ, इनमें सबसे पिछड़ा मान के चले जो 70 से पीछे ऊपर रहा, जाएगी। बिल्कुल हो सकता है। ये बेगूसराय में 70% से ज़्यादा पोलिंग होगी। शेखपुरा सबसे फिसड्डी रहा है, सिर्फ 52.36% पोलिंग हुई है शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में। बाकी ऑन एन एवरेज हर जगह 55% से ज़्यादा की ही वोटिंग है। मतलब मधेपुरा में 65.74 है, सहरसा आपको 62.65 है, इसी तरह दरभंगा 58% है, मुजफ्फरपुर 65% है। लेकिन तो अक्सर ये वैसे बात अगर तो जब गिनवाते कहा जाएं जाता है कि जब भी तो मतदान ज़्यादा होता है तो कुछ इशारा करता है वो किसी चीज़। नहीं अंकुर, आप ये ट्रेंड पिछले कुछ सालों में बदला है। पहले हम लोग बिल्कुल ये चर्चा करते थे, पत्रकार मित्र चर्चा करते थे कि वोटिंग बढ़ा मतलब एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर, लोगों ने गुस्से में जाके सत्ता के खिलाफ वोट डाला। लेकिन आप पिछले कुछ चुनावों को अगर देखेंगे तो पोलिंग परसेंटच बढ़ना, इसका मतलब ये कतई नहीं मतलब लगाया जा सकता रिफ्लेक्शन कि अभी ये नहीं है। एंटी पर खैर इनकम्बेंसी है। अभी ये तय तो ये तो मतगणना के दिन ही पता चलेगा जी बिल्कुल। क्या होगा। लेकिन अभी बाकी चीज़ों के बारे में बताइए। अब आपको मैं बताऊं कि आज जिन सीटों पे चुनाव हुए हैं उनमें नीतीश सरकार के मौजूदा कई मंत्री, इनफैक्ट कि 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की किस्मत आज लॉक की है वोटर्स ने, जो महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, मुख्यमंत्री पद के चेहरा हैं, घोषित चेहरा हैं। तेजस्वी यादव, उनकी किस्मत लॉक हुई है। राघोपुर सीट। अच्छा, राघोपुर की अगर आप देखें ना तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। हालांकि तेजस्वी 2020 में वहाँ से जीते, ये उनके लिए अच्छी बात रही, लेकिन इस बार उनका मुकाबला जो है सतीश प्रसाद से है, और ये वही सतीश प्रसाद हैं जिन्होंने 2010 में राबड़ी को हराया था वहाँ से, राघोपुर से। राबड़ी 2010 में चुनाव हार गई थी। ये सतीश प्रसाद अभी फिर बीजेपी की तरफ से मैदान में हैं, तो वहाँ का मुकाबला बड़ा कांटे का है। अच्छा, एक सीट और मैं बात करना चाहूँगा महुआ की। महुआ से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं और तेज प्रताप यादव ने अपने चुनाव के आखिरी टाइम में खूब हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ाए। कल देखिए, कल एक ना और बड़ा कल या परसों का एक बड़ा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसकी चर्चा मैं यहाँ करना चाहूँगा कि पटना एयरपोर्ट की वो तस्वीर का वो वीडियो है। दोनों भाई आमने सामने होते हैं, और अगर आप उस वीडियो को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, थोड़ी दूरी पे हैं। तेज प्रताप वहाँ खड़े होकर देख रहे हैं भाई की तरफ कि भाई कोई इशारा करे, कोई हैंड वेव करे, या एक स्माइल ही पास करे और मैं कुछ बोलूं, उससे बात करूं। उनके साथ जो व्यक्ति खड़ा है वो कहता भी है
कि क्या आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है आजकल। वो उसकी बात को उड़ा देते हैं, हंसी में हवा में उड़ा देते हैं। ये एक बड़ा मार्मिक, बहुत ही मार्मिक ये तस्वीर थी। हाँ, अब बात कर लेते हैं सियासी मुकाबले की। तो महुआ में यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ तेज प्रताप हैं, उनका सीधा मुकाबला मुकेश रोशन से है जो आरजेडी के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं, और उनके सामने एलजेपी के संजय सिंह हैं। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला है महुआ की सीट पर। अब इसमें कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि तेज प्रताप जो है वो जीत सकते हैं। लेकिन तेज प्रताप ये कह रहे थे कि भाई मैंने मेडिकल कॉलेज बनवाया, इस बार मैं इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाऊंगा महुआ में। जी। तो ऐसा लग रहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के अब ये वादे पे जनता कितना भरोसा कर रही है, क्या करती है, और किस वादे पर भरोसा करके उसने वोट डाला है, ये उस ईवीएम में बंद है जो 14 तारीख को खुलेगा। लेकिन ये त्रिकोणीय मुकाबला है। हाँ, एज मिलता दिख रहा है तेज प्रताप यादव को। ठीक है, तो हम मोकामा पर आ जाते हैं। मोकामा वो सीट है जिसकी चर्चा पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि जितने भी मतलब बिहार इलेक्शन की अगर बात करें तो मोकामा बिहार ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, बाहर भी लोग जान गए हैं। तो अंकुर, मोकामा की सीट पूरे इस बिहार चुनाव में 2025 में सबसे चर्चित, सबसे कुख्यात और सबसे हॉट सीट रही। हॉट सीट बन गई है। तो वहाँ पर क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, यहाँ पे मतलब मुकाबला अनंत सिंह और वीणा देवी, बाहुबली वर्सेस बाहुबली का मुकाबला कह रहे हैं। सूरजभान की पत्नी, सूरजभान की पत्नी है, सूरजभान खुद बाहुबली हैं, और दोनों एक ही समुदाय से हैं। मतलब अगर बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स को आप देखें, कास्ट इक्वेशन को देखें, तो दोनों भूमिहार समुदाय से आते हैं। अब भूमिहारों के वोट में ही दो फाड़ हो गया है। भूमिहार मतलब करीब एक तबका ये कह रहा है कि भाई ये बिना मतलब में हम बदनाम हो रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जो लास्ट मोमेंट पे सारी चीज़ें हुई, दुलारचंद यादव की हत्या के बाद एफआईआर एक दुलारचंद की तरफ से कराई गई, उसके पक्ष से एक अनंत सिंह की तरफ से कराई गई, एक पुलिस ने की, 3 एफआईआर हुई, उसके बाद अनंत सिंह की रातों रात गिरफ्तारी होती है। अच्छा, मोकामा का तो पूरा चुनाव ललन सिंह ने अपने हाथ में ले लिया, और आपने उनका वीडियो देखा होगा जो वायरल वाला हुआ, काफिले का वीडियो, या जो उनकी अपील थी जिसपे कि एफआईआर भी चुनाव आयोग की तरफ से कराई गई, स्थानीय प्रशासन ने एफआईआर भी कराई। एक ये रहा। हाँ, आज पोल परसेंटेज और इन सारी चीज़ों को लेकर मतलब वहाँ बहुत टफ फाइट है, अनंत सिंह वर्सेस वीणा देवी। अब एज किसको मिलता है ये अभी कह पाना मुश्किल है। अब अगर आप देखें, एक लखीसराय की सीट पर चर्चा करना जरूरी है अंकुर, कि लखीसराय की सीट आज के दिन हॉट टॉपिक बनी रही। वो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की सीट है, जहां उनका मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार, महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस के खाते में वो सीट है, अमरेश कुमार सिंह को गई है। आज विजय सिन्हा ने आरोप लगाया कि उनकी गाड़ी पे पथराव हुआ, गोबर फेंके गए, उनको एक गांव में वो घुसने की कोशिश कर रहे थे अपने बूथ पे जाने की, उनको नहीं जाने दिया गया। वो वीडियो भी काफी वायरल हुआ, उनकी गाड़ी पे एक एमएलसी हैं आरजेडी के, उनके साथ भी अजय कुमार के साथ उनकी नोकझोंक भी हुई है। तो आज लखीसराय आज चर्चा का विषय बना रहा दिन भर, चुनाव आयोग मतलब वोटिंग के दिन। इसमें विजय सिन्हा और अमरीश का जो मुकाबला है, ये एक एज लेता दिख रहा है कि किधर जाता है और क्या होता है इसका। इसके बाद एक सीट और आपको चर्चा करनी चाहिए अंकुर, छपरा की सीट, सारण में छपरा सदर की जो सीट है उसकी, वहाँ पे मैं आपको बताऊं कि खेसारी लाल यादव आरजेडी के उम्मीदवार हैं। इनका सीधा मुकाबला छोटी कुमारी जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं उनसे है। छपरा सदर की जो सीट है अंकुर, उसका अगर डेमोग्राफी आप देखें तो वो दियारा का इलाका लगता है, और दियारा के इलाके में यादव बहुल जो शहरी सीट है उसमें यादव पॉपुलेशन जो है वो ठीक ठाक है। और यही वजह है कि खेसारी लाल यादव बड़े मुतमईन लग रहे थे कि सीट तो निकल जाएगी, लेकिन वहाँ भी इतना आसान नहीं है मुकाबला, वहाँ भी मिला के मुकाबला कठिन है किसी को भी। आज भी आपने देखा पूरे दिन प्रभात ने ट्रैक किया कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी के पक्ष में ऐसा कुछ है, हर जगह कहीं ना कहीं मुकाबला फंसा हुआ है।
अब हम बात करते हैं दानापुर की। दानापुर के बारे में बताइए कि वहाँ भी ललन सिंह से जब ये सवाल पूछा गया था कि भाई आप अनंत सिंह को क्यों सपोर्ट करते हैं, वो तो एक बाहुबली है, तो ललन सिंह ने ये जवाब दिया था कि रीतलाल यादव क्या है, रीतलाल यादव भी तो बाहुबली है, जाके पूछिए। तो वो रीतलाल यादव की सीट क्या लग रहा है आपको आज? अंकुर दानापुर सीट जो है अब तक यादव कैंडिडेट के लिए बड़ी सेफ मानी जाती है। ये पहले भी पिछले चुनावों का भी इतिहास रहा है कि यादव कैंडिडेट वहाँ हमेशा एक फायदे का सौदा होता है किसी भी पार्टी के लिए। इस बार वहाँ दो यादव कैंडिडेट में ही मुकाबला है। आरजेडी की तरफ से रीतलाल यादव हैं जो खुद बाहुबली माने जाते हैं, माफिया माने जाते हैं, और दूसरा मुकाबला रामकृपाल यादव से है। रामकृपाल यादव पूर्व आरजेडी नेता हैं, आरजेडी और लालू के कभी करीबी माने जाते थे। वो बीजेपी में आए और बीजेपी से वो सांसद भी रहे। इसके बाद इस बार बीजेपी ने उनको खुद ही मैदान में उतारा है, तो वहाँ का मुकाबला भी बड़ा दिलचस्प है। वहाँ एक आरोप लगाया गया कि दानापुर की ही का एक कोई बूथ है, एक कोई गांव है जहाँ जाने के लिए आपको नाव का सफ़र करना पड़ता है। आरोप आरजेडी की तरफ से लगा कि प्रशासन ने जो प्राइवेट नाविक थे उनको बैन कर दिया कि आज नाव नहीं चलेगी वोट डालने जाने के लिए, और जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्टीमर है वो दिन में एक फेरी लेती है। अच्छा, कुछ कुछ जगह ये खबरें आई हैं, प्रभात में देख रहा था सोशल मीडिया पे, कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ वोट डालने के लिए आपको स्टीमर या बोट का सहारा लेना पड़ेगा, नाव का, तो उनकी संख्या कम दिखाई दी। आज कहीं ऐसी खबरें आई हैं? नहीं, देखिए कि प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि भाई लोग जल्दी जा सके। कई जगहों पे प्रशासन ने अच्छे इंतजाम किए थे, और ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, और चुनाव आयोग के नुमाइंदे के तौर पे ही स्थानीय प्रशासन पूरे चुनाव के दौरान काम करता है। तो दानापुर में भी ऐसी व्यवस्था थी। अब आरजेडी ने ये आरोप लगाया था कि जबकि ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ स्टीमर की व्यवस्था थी, आप स्टीमर से जाइए। अब पता चल रहा है, आप ही बताइए ना, चुनाव में कई बार होता है कि कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव अपनी गाड़ियां लेकर घूमते हैं कि आइए मेरी गाड़ी में बैठिए, चलिए मैं आपको बूथ तक ले चलता हूं, आपको वोट डलवाता हूं। ये तो एक मतलब चुनाव को प्रभावित करने वाला कदम हुआ ना। तो वैसे कदमों पे प्रशासन ने रोक लगाई थी। अच्छा, अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ। सम्राट चौधरी, ये वो नाम है जो मोकामा, तो आपने सुना, सबने सुना कि मोकामा बिहार के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से लेके अब पूरी दुनिया में सब लोग जान गए हैं जी। दूसरा नाम है सम्राट चौधरी, क्योंकि सम्राट चौधरी को लेकर प्रशांत किशोर ने चुनाव के पहले जिस तरह के आरोप लगाए उनके ऊपर, उनके नाम को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर वो एक, और उन पर दर्ज केस को लेकर वो अलग थे, फिर कुछ और मुद्दे भी उठे। तो अभी ये बताइए कि सम्राट चौधरी की सीट का हाल क्या है? देखिए, सम्राट चौधरी तारापुर सीट से लड़ रहे हैं, और मैं अगर आज के पूरे 121 सीटों की बात करूं ना, तो उसमें तारापुर की सीट आज सबसे इंटरेस्टिंग सीट है। इंटरेस्टिंग इसलिए कि यहाँ पे सम्राट चौधरी का जो मुकाबला है वो सीधा सीधा प्रशांत किशोर की पार्टी के कैंडिडेट से है। वो हैं संतोष सिंह, जन स्वराज पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट। अब सीधा मुकाबला क्यों है? वहाँ वो सीट वीआईपी के खाते में गई थी महागठबंधन की तरफ से। वीआईपी के जो उम्मीदवार थे सकलदेव बिंद, उन्होंने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया लास्ट मोमेंट पे आके। नॉमिनेशन विड्रॉ करने के बाद अब महागठबंधन के पास कोई उपाय नहीं बचा कि वहाँ कोई अपना दूसरा कैंडिडेट दे, क्योंकि उन्होंने लास्ट मोमेंट पे सारा कुछ किया। बीएसपी वहाँ फाइट में दिख रही थी कि एक तीसरा कैंडिडेट दिखे, तो बीएसपी ने ऑलरेडी सपोर्ट का अनाउंस कर रखा था कि हम सम्राट चौधरी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब आप अगर देखिए कि वीआईपी ने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया, बीएसपी ने सपोर्ट कर दिया सम्राट चौधरी को, तो अब बच रहा है जेएसपी, जो बीजेपी कैंडिडेट सम्राट चौधरी के मुकाबले में है। तो ये यहाँ पे सीधा सीधा मतलब सम्राट चौधरी को एज मिलता दिख रहा है। तारापुर के फाइट में इलेक्शन थोड़ा सा आसान लग रहा है कागज पे। कागज पे बिल्कुल। अब जनता ने क्या बटन दबाया है, क्या किया है, ईवीएम में क्या गया है, ये तो 14 तारीख को ही। अब आप समअप कर दीजिए जो आपके पास नहीं, देखिए अभी 1-2 सीट और आपको अंकुर मैं बताऊं कि आपको चर्चा करनी चाहिए। एक रघुनाथपुर सिवान की सीट है। रघुनाथपुर
सिवान जिले की ओसामा। एक सीट है जहां ओसामा साहब आरजेडी के कैंडिडेट हैं। ओसामा साहबुद्दीन के बेटे हैं। सिवान जो पूरा गढ़ माना जाता रहा है कि वो साहबुद्दीन का गढ़ है, और कुछ डेमोग्राफी भी वहाँ की बताती है कि मुस्लिम कैंडिडेट के लिए रघुनाथपुर की फाइट बड़ी आसान हो सकती है। तो ओसामा का मुकाबला वहाँ जेडीयू के कैंडिडेट विकास सिंह से है, और जो पोलिंग परसेंटेज है वो मतलब एक कड़े मुकाबले का संकेत दे रहा है कि वो मतलब जनता का मूड जो है ओसामा की तरफ गया है कि जेडीयू की तरफ गया है। और आप देखिए कि बीजेपी ने रघुनाथपुर सीट को या पूरे सिवान को इतना फोकस किया है कि योगी मतलब स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ की दो रैलियां कराई हैं सिवान में। एक तो रघुनाथपुर में ही थी, एक उसके बगल वाली सीट पे थी, और एक तीसरी रैली सिवान और छपरा के बॉर्डर पे कराई, जिसका कि पूरा का पूरा असर सिवान के सीटों पर पड़े, मतलब एक उसके लिहाज से। तो एक आपकी रघुनाथपुर की सीट हो गई, दूसरा आप दानापुर की चर्चा आप कर चुके, तीसरी एक सिवान की सीट जो है सिवान सदर की सीट, आप देखें कि वहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री हैं और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं मंगल पांडे। इनका मुकाबला सीधे सीधे है अवध बिहारी चौधरी से, जो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। मंगल पांडे बीजेपी के कैंडिडेट हैं और अवध बिहारी चौधरी आरजेडी कैंडिडेट हैं। पूरे सिवान को ये हम लोग मानते हैं, या पहले कई मौक़ों पे ये दिखा भी है कि वो आरजेडी का एकदम मतलब मजबूत किला माना जाता रहा है। साहबुद्दीन वहाँ से कई बार सांसद चुने गए। तो अब यहाँ पे मंगल पांडे का जो मुकाबला है अवध बिहारी चौधरी से, वो कितना आसान है या कितना मुश्किल है, ये पोल परसेंटेज इशारा कर रहा है। ये समझना कोई मुश्किल बात नहीं है, ये समझा जा सकता है। लालगंज की सीट पर अगर आप चर्चा करें तो लालगंज पे मुन्ना शुक्ला बाहुबली हैं। मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला, उनका मुकाबला बीजेपी के संजय सिंह से है। शिवानी शुक्ला खुद को मतलब उन्होंने अपने इलेक्शन हलफनामे में लिखा है कि लंदन से वकालत की उन्होंने पढ़ाई की है, लंदन की एक यूनिवर्सिटी से, और वो अपने चुनाव प्रचार में भी इसको काफ़ी हाईलाइट करती रही हैं कि एक पढ़े लिखे कैंडिडेट को आप वोट देंगे, आप किसको चुनेंगे। तो एक ये मुकाबला वहाँ पे है। एक सीट और बचती है अलीनगर की, अलीनगर दरभंगा वाली सीट जो मैथिली ठाकुर वाली सीट है, उसकी चर्चा भी अंकुर आपको करनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक सवाल में याद आ गया मेरे मैथिली ठाकुर से, जब ये पूछा गया कि आप क्या काम करेंगे सबसे पहले, तो उन्होंने कहा कि अलीनगर का नाम कुछ बदल के सीतानगर या जानकी नगर करने की बात, ऐसा कुछ नाम आया। बिल्कुल। अब देखिए, ये मतलब मुझे नहीं लगता कि मतलब मैथिली ठाकुर चुनाव को लेकर खुद कितनी गंभीर हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल है कह पाना। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया है उन्होंने। हाँ, ये है कि पार्टी बड़े गंभीरता के साथ चुनाव लड़ रही है वहाँ पे। तो वहाँ मतलब अलीनगर सीट पे उनका मुकाबला आरजेडी के विनोद मिश्रा से है। मतलब दोनों ब्राह्मण कैंडिडेट हैं। मैथिली ठाकुर खुद मैथिल ब्राह्मण है, आरजेडी के भी जो कैंडिडेट हैं विनोद मिश्रा, वो भी ब्राह्मण कैंडिडेट हैं। वहाँ पे ब्राह्मण वोट का शिफ्ट मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मतलब इन दोनों में से किसकी तरफ ज़्यादा जाता है फ़ायदा, ये एक देखने वाली बात होगी। अच्छा, अब मैं आपसे एक लाइन में पूछूंगा या प्रिसाइजली पूछूंगा कि जो आपने डेटा कलेक्ट किया है कि भाई इतने इतने परसेंटेज वोटिंग हुई, और इसमें संभावित जो 7 बजे के बाद या 8 बजे के बाद जो डेटा और अपडेट होगा, और इवन पिछली बार तो अगले दिन तक भी अपडेट हो जाता है, तो जो भी अपडेट हो उस पर तो वो एक अलग बहस है। लेकिन अगर उस एक्सपेक्टेड परसेंटेज को भी इसमें ऐड किया जाए तो आपको क्या लग रहा है कि नंबर 1 पिछले चुनाव से ज़्यादा परसेंटेज वोटिंग हुई है? क्या इस पर आप जवाब दीजिए। प्लस क्या इस डेटा को लेके कुछ मोटा हिसाब लगाया जा सकता है? देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि 2005 के बाद हाईएस्ट पोलिंग परसेंटेज है फर्स्ट फेज की इन 121 सीटों पर। अभी जो डेटा हम लोगों के पास आया था 60.25 का, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि इसमें इजाफा होगा करीब 5% का। ये 65 तो कुल मिला के प्रभात पांडे हमारे सहयोगी जो बिहार पर कड़ी नज़र रखते हैं, आपने इनके पुराने वीडियोस भी देखे होंगे, इनका अनुमान है 65%
का, यानी इससे कि इसके ज़्यादा, ज़्यादा का, बिल्कुल। इससे भी ज़्यादा का। इससे ज़्यादा का, तो ये तो बड़ी 65% दिलचस्प से बात है, ज़्यादा मतलब हो सकता है। हाँ। वो भले ये तो फिर वो 65.25 हो, 65.5 हो, लेकिन 65 प्लस परसेंट ठीक वोटिंग है। का होगा। और जो आपने कहा कि इस पोल परसेंटेज पे आप क्या अनुमान लगा रहे हैं, देखिए बीजेपी तो दावा कर रही है, सम्राट चौधरी अभी थोड़ी देर पहले दावा कर रहे थे कि 121 में से 100 सीटें हम जीतेंगे, लेकिन 100 सीटें नहीं भी तो ये मुकाबला 50-50 का लग रहा है। फर्स्ट फेज में 121 सीटों में ये 50-50 का मुकाबला है। आ, बड़ी कांटे की टक्कर रही है और कई सीटों का हाल जो हमने चर्चा की वो है, और कई सीटें ऐसी हैं जहां की फाइट हम मतलब जिसकी फाइट की हमने चर्चा नहीं की है, लेकिन वहां दिख रहा है ज़मीन पे। बिल्कुल, धन्यवाद प्रभात, आपने पूरा एक एनालिसिस किया, बताने की कोशिश की कि इस बार का जो परसेंटेज है वोटिंग का वो बढ़ सकता है, और वोटिंग का परसेंटेज अगर बढ़ता है तो इसका मतलब लोगों के अंदर वो उत्साह तो है। अगर हम फौरी तौर पे से ये बात ना कहें कि भाई लोग बदलाव के लिए वोट डाल रहे हैं, तो लेकिन ये बात तो कह सकते हैं कि भाई परसेंटेज बढ़ा है तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं चुनाव को लेके उत्साह है, एक जागरूकता आई है, जागरूकता भी आई है, और लोग खासतौर पे देखिए सर के बाद, एसआईआर के बाद लोगों में जागरूकता आई है और लोग ये मान के चल रहे हैं कि यार मेरा नाम है तो चलो हम एक वोट डाल के नाम आते है हैं। वोट डाल दूं कि पता चला कि कहीं वोट अगली बार कट ना जाए नाम जी। कि भाई आप यहाँ के वोटर नहीं हैं, तो एक ये भी बात हो सकती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप हमारे न्यूज़ चैनल पर और वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक यू अंकुर। नमस्कार।